गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम बात कर रहे थे पॉलिटी की, और इंडियन पॉलिटी में अब हम लास्ट लेक्चर जो करके आए हैं संसदीय व्यवस्था के बारे में, जो बेसिक जानकारी थी। उसके बाद हम यहाँ पे दो तरह से अध्ययन कर सकते हैं। या तो हम पहले केंद्र की संस्थाओं का अध्ययन करें, या हम राज्य की संस्थाओं का अध्ययन करें। तो मेरे हिसाब से जो इस मंथ में एग्ज़ाम आने वाले हैं वो स्टेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम पहले राज्य की संस्थाओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम केंद्र की संस्थाओं का अध्ययन कर लेंगे। और राज्य की संस्थाओं में जो शब्द है जिसका हमें अध्ययन करना है वो है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है। और राज्य की कार्यपालिका के अंदर हमें अध्ययन करना है यहाँ पे राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद, और यहाँ पे राज्य के एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता का। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है राज्यपाल। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं 2018 के मेंस में, आरएस में सीधा क्वेश्चन था शायद यहाँ पे कि राज्यपाल और प्रेसिडेंट के जो अध्यादेश की शक्तियाँ हैं उनमें अंतर क्या होता है, या उनके बारे में लिखिए। और प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपके जो भी टॉपिक अब शुरू होंगे स्टेट से, राजस्थान स्टेट से, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा राज्यपाल से। यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी यहाँ पे आर्टिकल्स को नहीं पढ़ेंगे, पर जो आपके काम के आर्टिकल हैं वो सिर्फ उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो शुरू करते हैं राज्यपाल पद को। देखिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि आर्टिकल 154, देखिए जो मैं बता रहा हूँ कम से कम आपको उतने आर्टिकल तो याद करने ही हैं। अब आर्टिकल 154 करता है कि राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है, ये सारी की सारी जो शक्ति है ये राज्यपाल में केंद्रित होती है। और इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल या तो खुद कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवा सकता है। ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे कार्यपाली शक्ति का केंद्र राज्यपाल है। ठीक है। तो इस आर्टिकल को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आर्टिकल 155, हमने सबसे पहले पद बताया, पद की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम बात कर रहे हैं जब स्टेट की, तो स्टेट में जो राज्यपाल का पद है उसकी इम्पोर्टेंस बताइए कि ये इतना इम्पोर्टेंट पद है राज्य के लिए कि सारी शक्तियाँ इसमें ही केंद्रित है। तो पद का इम्पोर्टेंस बताने के बाद हम बात करते हैं कि ये जो राज्यपाल के पद पर जो भी व्यक्ति आसीन होगा वो किस तरह से आसीन होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 155 कहता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी, इतना इम्पोर्टेंट पद है, और राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त होंगे, मनोनीत होंगे। अब इसका देखिए एक मतलब निकलता है, ये नियुक्त हो रहे हैं, मनोनीत हो रहे हैं, परंतु यहाँ पे हम शब्द निर्वाचन नहीं ले रहे, निर्वाचित नहीं है राष्ट्रपति का पद। ठीक है। अब इस पे समय समय पर आक्षेप उठते रहते हैं कि क्यों नहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के पद को भी निर्वाचित बना दिया। तो देखिए, जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे और जब राज्यपाल के पद की बात आई, तो उनके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस थे कि राज्यपाल को, देखिए अब ये समझने की बात है आपके मेंस के लिए, कि राज्यपाल को आप चुनाव के द्वारा चुनो, जैसे चुनते हो, जैसे वयस्क मताधिकार होता है आपका, तो उसके द्वारा चुनो। ठीक है। परंतु यहाँ पर एक बात हो जाती है कि अगर चुनाव के द्वारा चुनोगे तो सीएम को भी चुनाव के द्वारा चुन रहे हो, राज्यपाल को भी चुनाव के द्वारा चुनोगे, फिर यहाँ पर फ़र्क ही क्या रह गया। फिर यहाँ पर ये दोनों सुप्रीम हो जाएंगे। राज्यपाल भी अपनी उन लिमिट्स में काम नहीं करेगा जो लिमिट्स में वर्तमान में काम करता है मनोनीत होने के नाते। तो इसको कैंसिल कर दिया गया प्रस्ताव को। ठीक है। दूसरा कहा गया यहाँ पर कि चलो जनता नहीं चुने, पर जो एमएलए हैं वो चुन ले यहाँ पर।
ठीक है, राज्य विधायिका के सदस्य चुन लें, पर इस प्रस्ताव को भी यहाँ पे नकार दिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर किस पार्टी के एमएलए ज़्यादा हैं उससे फ़र्क पड़ेगा राज्यपाल पद के चुनाव पे, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी नकार दिया गया। फिर तीसरा ऑप्शन था कि यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति हो, प्रेसिडेंट द्वारा ही ये मनोनीत हो, और इस ऑप्शन को लास्ट में स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, इस ऑप्शन को स्वीकार करने के पीछे भी तर्क दिए गए हैं। ये क्या तर्क हैं? ये आपके इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये मेंस में आते हैं, प्री में भी खैर पूछे जा सकते हैं अगर यूपीएससी थोड़ा सा भी पैटर्न चला जाए उधर आरपीएससी का। तो देखिए, पहली बात तो ये है, मनोनीत करना क्यों सही है? सही इसलिए है क्योंकि ये संसदीय व्यवस्था के अनुरूप है। हमारे संविधान में हमने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में 2 सदन होते हैं, केंद्र में होते हैं लोकसभा राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल में परिषद हो सकती है और विधानसभा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात है कि अगर हम चुन लेते, ठीक है, तो चुन लेते तो राज्य के अंदर जो विधानसभा है वहाँ पर 2 प्रधान हो जाते, जिसमें शक्ति संघर्ष हो सकता था। ठीक है, सीएम और गवर्नर के बीच में। जो बात यहाँ पर संविधान निर्माताओं के सामने पहले ऑप्शन के रूप में आई, वही बात इसके समर्थन में कही कि शक्ति संघर्ष से बचने के लिए यहाँ पर इस चीज़ को टाल दिया गया है, क्योंकि जब जनता ने सीएम को चुन ही लिया है तो वहाँ पे गवर्नर को चुनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो पहला यहाँ पे दिया गया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया गया कि हमारी जो प्रणाली है भारत में वो संघात्मक प्रणाली है। ठीक है, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, और संघात्मकता में भी ये सेंटर और स्टेट के बीच में सेंटर की ओर शक्तियों का झुकाव अधिक है। अभी संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर यहाँ पे सेंटर की ओर शक्तियों का झुकाव रखा है। अब इस मूल भावनाओं को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ही जब नियुक्त करेगा गवर्नर को, तो ये शक्ति संतुलन यहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, तो इस कारण से भी यहाँ पे ये समर्थन किया जाता है कि जो गवर्नर है वो जो नियुक्त हो रहे हैं वो सही है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे दिया जाता है कि निर्वाचन में अगर ये आ जाएंगे तो फिर यहाँ पर चुनाव होंगे, कैंडिडेट होंगे, 2 कैंडिडेट होंगे, 3 कैंडिडेट होंगे, हो सकता है फिर अलग अलग गुट बन जाएं, दल बन जाएं चुनाव के कारण। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है वो जटिल हो जाएगी, और यहाँ पे जो राज्यपाल है वो भी एक पक्षपात करने की स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरह की स्थितियाँ ना बने, इसलिए राज्यपाल की जो भूमिका है वो स्वतंत्र रहे, ठीक है, उस राज्य की राजनीति से, साथ में निष्पक्ष रहे उस राज्य की राजनीति से। इसलिए इसका सेंटर के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होना ही सही है। ठीक है, पर हालांकि ऐसी बातें हमेशा सही नहीं होती। जब केंद्र इनको नियुक्त करता है तो ये केंद्र के कई बार सवाल आता है कि क्या राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करते हैं या एक स्वतंत्र पद के रूप में कार्य करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि क्यों चुना गया प्रेसिडेंट से मनोनीत होने का ऑप्शन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं, और अगला आर्टिकल है यहाँ पे आर्टिकल 156। तो पहले हमने बताया 154 में कि पद कितना इम्पोर्टेंट है, दूसरा बताया इतना इम्पोर्टेंट पद है, नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट पद है। अगले में बताएंगे कि चलो नियुक्त कर दिया, पर कब तक नियुक्त करोगे, क्या होगी इसकी अवधि। तो यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल 156 में कि जिस दिन राज्यपाल अपना पद ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक ये अपने पद पे बना रहेगा, या प्रेसिडेंट प्लेजर या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये बना रहेंगे। तो पर इसमें ज़्यादातर क्या होता है, आप 5 वर्ष का ही टेन्योर देखते हो। हाँ, एक बात यहाँ पे अलग होती है कि देखिए वो केस अलग होता है कि सेंटर में मान लीजिए अभी आपकी एनडीए की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पे सेंटर ने जिसने राज्यपाल बनाया है वो बीजेपी में रहे होंगे पहले। ठीक है, पर मान लीजिए कि यहाँ पर
सेंटर से सरकार चली जाती है एनडीए की, कांग्रेस की ही आ जाती है और स्टेट में कांग्रेस ही रहता है, तो यहाँ पे राज्यपाल खुद ही त्याग पत्र दे देते हैं ताकि पद खाली हो और सेंटर अपने हिसाब से यहाँ पर किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सके। ठीक है, वो अलग मैटर होता है यहाँ पे, तो इसे ध्यान रखिएगा। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष या प्रसाद पर्यंत, और आप 5 वर्ष की ही इसमें अवधि देखते हो। पर बात यह है 156 में ये भी कहा गया है कि मान लीजिए 5 वर्ष हो गए, ठीक है, और 5 वर्ष होने के बाद भी ये आगे अपना कार्यकाल जारी रखेंगे जब तक इनका अगला उत्तराधिकारी या दूसरे गवर्नर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो 5 वर्ष की हमने लिमिट लगाई है, इसके बाद भी इनका कार्यकाल जारी रह सकता है जब तक अगले यहाँ पे ना आ जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि इन्होंने पद ग्रहण किया और ये बीच में ही चाहते हैं, पद पे नहीं बने रहना चाहते, तो ये अपना रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। तो मनोनीत भी राष्ट्रपति ने किया और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही इनका जाता है। पर इसमें एक बात है शपथ ग्रहण की, ठीक है, बीच में, क्योंकि जब इन्होंने पद ग्रहण किया तो राष्ट्रपति पद की शपथ ली और राज्यपाल पद की शपथ ली, और ये जो शपथ ग्रहण थी ये करवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस ने, और चीफ जस्टिस ना हो तो जो भी यहाँ पर सीनियर जस्टिस है। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसे ध्यान रखिएगा। पहले में बात की इम्पोर्टेंट पद, दूसरे में नियुक्त कौन करेगा, तीसरे में कब तक अपने पद पर ये काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आर्टिकल 157 की। अब आर्टिकल देखिए 157 क्या कहता है कि चलिए आपने सब बता दिया, इतना इम्पोर्टेंट पद है, 5 साल काम करेंगे, पर कौन काम कर सकता है इस पद पे, कुछ तो योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ तो संविधान में लिखा होगा। तो बिल्कुल लिखा है 157 में, यहाँ लिखा है कि वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन सी बात है। दूसरी बात, आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मान्यताएं जुड़ गई जिनका ध्यान रखा जाता है मोस्टली, क्योंकि ये जो मान्यताएं थी ये सरकारिया आयोग बैठा था, अभी इनकी बात करेंगे हम जैसे जैसे संविधान में आगे बढ़ेंगे। सरकारिया आयोग ने ये सिफारिशें की थी और उन सिफारिशों में से इन दो को मान लिया गया है। ठीक है, तो ये भी अब मान लीजिए कि इनका भी ध्यान रखा जाता है नियुक्ति के समय। पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त को देखिएगा कि मान लीजिए राजस्थान स्टेट में राज्यपाल को नियुक्त करना हो तो वो यहाँ पर उस राज्य के संबंधित नहीं होना चाहिए, मतलब वो राज्य से संबंधित नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यही तो चाह रहे थे कि वो स्थानीय राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हो, और इसी वजह से स्थानीय राजनीति में वो इन्वॉल्व नहीं हो, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसे स्थान के ही नहीं हो। ठीक है, तो वो बाहरी होने चाहिए, तीसरी शर्त। चौथी शर्त इसमें भी अभी सरकारी आयोग की सिफारिशें भी मान लीजिएगा, तीसरी चौथी। ठीक है, और चौथी शर्त यहाँ पे ये की गई है कि जब भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो प्रेसिडेंट इस मामले में सीएम से ज़रूर पूछेगा, चाहे सरकारें अलग अलग हो, सेंटर में बीजेपी हो, स्टेट में आपके कांग्रेस हो, फिर भी प्रेसिडेंट सीएम से परामर्श करेगा। ठीक है, बाध्यता नहीं है पर कहा गया है कि परामर्श करे। ठीक है, ताकि संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे। पर दोनों परंपराएं जो हैं कई बार यहाँ पर इनके अंदर भी आपको उल्लंघन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 157 की बातें हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता है, इम्पोर्टेंट बात है। अब तक जो आर्टिकल बता रहा हूँ ये तो कम से कम अपने को याद करने ही करने हैं। ये आर्टिकल नहीं है, एक तरह से देखा जाओगे तो पूरे पूरे क्वेश्चन बनते हैं ये।
चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 भी यहाँ पे 157 को ही एक्सटेंड करता है और ये बताता है कि राज्यपाल जब भी चुना जाएगा, ठीक है, तो वो किसी भी मंडल का, विधान मंडल का, सदन का सदस्य नहीं होगा। जैसे राजस्थान में विधानसभा है, कई स्टेट में विधान परिषद भी होती है, तो वो इनका सदस्य, या किसी और स्टेट से हैं तो किसी और स्टेट में भी इनका सदस्य नहीं होगा। यदि वो सदस्य है और यहाँ पे वो राज्यपाल के लिए पद ग्रहण करके शपथ ले लेता है तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अपने इन सदस्यताओं से त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी अदर स्टेट के एमएलए को हम राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त करें। ठीक है, तो ये वाली बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे 158 में ही दूसरी बात कही गई है कि लाभ के पद पे नहीं होगा पहले। अब लाभ के पद पे पूरा एक लेक्चर बनता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पर एक और बात की गई है कि जब तक ये अपने पद पे रहेंगे तो यहाँ पर इनके जो भी वेतन हैं, भत्ते हैं, वो कम नहीं किए जा सकते। ठीक है, और अगर कोई राज्यपाल को, जैसे राजस्थान के स्टेट के जो राज्यपाल हैं, उन्हें हरियाणा का भी अगर कार्यभार सौंप दिया जाए तो इनके जो वेतन भत्ते अब निर्धारित होंगे, ये दोनों आपस में अनुपातिक रूप से बांटेंगे। ठीक है, तो ये तो इतना खैर इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप ये विधानसभा और विधान परिषद या राज्य विधानमंडल के पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। चलिए, अगली बात है कि हमने बात करी कि राज्यपाल इम्पोर्टेंट पद है। ठीक है, नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे, 5 साल काम करेंगे और ये योग्यताएं होनी चाहिए। अगली बात आती है आर्टिकल 159 में कि चलो सब कुछ बात सही है, इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएंगे यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका और आर्टिकल है 159। ठीक है, तो अब तक हमने क्रमबद्ध रूप से राज्यपाल को याद रखना है। अब इसके बाद आता है राज्यपाल की शक्तियाँ। इम्पोर्टेंट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब लिखते रहिएगा। ये राज्यपाल पद पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको 100% बता सकता हूँ कि राज्यपाल से आपसे पूछा जाएगा प्री के अंदर। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियों को अब हम 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहली कहेंगे इनकी कार्यकारी शक्तियाँ, जहाँ पे ये सरकार के विभिन्न पदों पे नियुक्तियाँ करेंगे। दूसरी शक्ति कहेंगे विधायी शक्तियाँ, जहाँ पे विधानसभा से संबंधित इनके जो अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ, स्टेट के जो कोर्ट हैं उनसे संबंधित नियुक्ति के जो अधिकार हैं इनके पास। और चौथी पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल रूप से कौन से विधेयक या क्या क्या इनके पास पावर है। तो राज्यपाल की शक्तियों को 4 प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, बेसिक से सवाल, बेसिक से एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें डिटेल में जाते हैं। तो कार्यकारी शक्तियों को देखिए। कार्यकारी शक्ति में क्या कहा गया है कि राज्यपाल यहाँ पे सीएम को नियुक्त करेंगे। ठीक है, जब भी चुनाव होंगे, बहुमत दल के प्राप्त नेता जाएंगे कि हमारे पास बहुमत है, तो उनमें से वो सीएम को नियुक्त करेंगे और साथ में सीएम की सलाह पर ये यहाँ पर मंत्री परिषदों को या अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे। ये कहता है आर्टिकल 164। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो राज्य कार्यपालिका में मैंने आपको शुरू बताया था, महाअधिवक्ता का पद होता है, तो महाअधिवक्ता को भी ये नियुक्त करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 165 है, ध्यान रखने वाली बात है इसको भी।
ठीक है। अगली बात कि एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब ये सीएम को नियुक्त करते हैं तो इन्हें ये अधिकार भी मिल जाता है कि यहाँ पर ये किसी भी प्रशासनिक मामले में, ठीक है, जैसे सरकार की कोई नीति नियम चल रहे हैं, कोई योजनाएं चल रही हैं, उन मामलों में, या कोई भी यहाँ पर विधानसभा में प्रस्ताव आ रहा है तो उसकी जानकारी यहाँ पर वो सीएम से प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 167 इन्हें जानने का अधिकार है और ये जानकारी देंगे सीएम कि राज्य के अंतर्गत विधायी और प्रशासनिक मामलों के अंतर्गत क्या चल रहा है। ठीक है। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, वो है आर्टिकल 356 की, कि ये राष्ट्रपति से राज्य में अगर संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश करते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और ये फिर यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। आर्टिकल 356 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। पहली बात, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि राज्य में संविधान के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है। ठीक है। संवैधानिक सिस्टम फेल हो गया है, बहुमत नहीं है किसी के पास भी, ये कंडीशन मान लो। ये बात गवर्नर कहेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कह देंगे कि यहाँ पर आपातकाल लगाओ। ठीक है, इस राज्य में आपातकाल लगाओ, और जब आपातकाल लगाओगे तो किसका शासन रहेगा? राष्ट्रपति का शासन रहेगा। पर राष्ट्रपति डायरेक्ट तो चलाने आएंगे नहीं शासन को, तो उनको प्रतिनिधि चाहिए, तो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे गवर्नर। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356 में प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। चलिए, अगली इंपॉर्टेंट बात है कि ये राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं उनको कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसमें ये बात इम्पोर्टेंट है, परंतु इनको जब हटाने की बात आती है तब इनको हटाने के प्रावधान उसी तरह के हैं जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया जाता है। ठीक है, न्यायाधीश को हटाया जाता है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यह है आर्टिकल यहाँ पे 243। जब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, अलग से भी पढ़ेंगे, तब ये बात वापस आएगी, अभी ध्यान रखिएगा। लगा सकते हैं, पर यहाँ पे हटाने का जो प्रावधान है, बीच में हटाना पड़े तब हाई कोर्ट के जस्टिस की तरह ही हटा सकते हैं। ठीक है, फिर वो प्रक्रिया चलेगी, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगली बात, अभी आपने सुना होगा कि राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही है, गठन नहीं हुआ है। तो जो राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। उनकी सारी सेवा शर्तें यही बताते हैं जैसे राज्य निर्वाचन आयोग था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इनके बारे में प्रावधान कर रखे हैं। ये प्रावधान भी आर्टिकल 243 में ही हैं। और अगली इम्पोर्टेंट बात कि स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो आप वहाँ वीसी पढ़ते हो। ठीक है, वाइस चांसलर। तो चांसलर कौन हुए? तो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के जो चांसलर या कुलाधिपति हैं वो खुद राज्यपाल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये हैं कार्यकारी इनके अधिकार, जहाँ पे विभिन्न पदों पे ये नियुक्ति कर रहे हैं, और जो मैंने आर्टिकल बताए हैं इतने तो आपको कम से कम यहाँ याद करने हैं। 164, 65, 67, 356 आपातकाल में प्रतिनिधि, और 243 में राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग के प्रावधान यहाँ पर है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा एक बात रह गई हमारी इम्पोर्टेंट, जैसे आरपीएससी की बात कर रहे हैं हम, तो आरपीएससी में जब नियुक्ति की जाती है, आपको पता है कि यहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, सदस्यों की नियुक्ति होती है, तो ये नियुक्ति तो करते हैं राज्यपाल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, पर हटा सकते हैं समय से पहले केवल राष्ट्रपति।
हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट जब होता है स्टेट में तो कोई इस तरह से गैस नहीं कर पाता, पर ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे संविधान, राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनको पद से पहले, इनको समय से पहले हटाना हो तो पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। और इसी तरह से आरपीएससी में, इसीलिए आरपीएससी संवैधानिक संस्था होने के कारण इतनी पावरफुल है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे विधायी शक्तियों की। ठीक है, विधायी शक्तियों में मतलब विधानसभा के अंदर इनका क्या रोल रहता है। तो पहली बात कि अगर राजस्थान में तो विधान परिषद नहीं है, पर जिन राज्यों में विधान परिषद होती है तो वहाँ पर जो टोटल सदस्य होते हैं उसमें से 1/6 सदस्य को ये नॉमिनेट कर सकते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा से। ठीक है, आर्टिकल 171। ठीक है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1/6 सदस्यों की ये नियुक्ति कर सकते हैं। अगली बात कि राज्य विधानसभा का सत्र को बुलाना हो, सत्र को बंद करना हो या विघटित करना, विघटित मतलब उस कंडीशन में होगा जब बहुमत की समस्या होगी। ठीक है, तो ये तीनों काम यहाँ पे राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 174, सत्र को स्टार्ट करना, एंड करना और विघटित करना। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 174, 171, 174। चलिए अगली बात करते हैं कि यहाँ पर जब भी चुनाव होंगी तो चुनाव होते ही जो पहला यहाँ पे विधानमंडल का सदस्य या विधानसभा का जो पहला अधिवेशन होगा, और जैसे ही साल बदलेगा और हर साल का नया अधिवेशन होगा तो उस अधिवेशन को बुलाने की जिम्मेदारी और संबोधित करने की जिम्मेदारी यहाँ पर इन्हीं की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आर्टिकल है 176। तो ये तो अगर आर्टिकल 176 याद नहीं रहे तो चलेगा, बस ये ध्यान रखेगा कि यहाँ पर ये संबोधन करते हैं प्रत्येक पहले सत्र को। ठीक है, चलिए फिर मान लीजिए कि किसी कारणवश विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो उपस्थित नहीं है। ठीक है, उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, तो अब विधानसभा में कार्य कौन चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो विधानसभा के सदस्य हैं उसमें से जब किसी का चुनाव किया जाएगा तो वो चुनाव या नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही यहाँ पे की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से ही पूछा जा सकता है। अगली इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि मान लीजिए कि विधानसभा चल रही है और विधानसभा में कोई एमएलए है और उसकी एलिजिबिलिटी पे प्रश्न लग गया कि ये अब योग्य नहीं रहे। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब उस एलिजिबिलिटी पे जो सवाल उठ गया तो यहाँ पर एमएलए की अयोग्यता से संबंधित जो भी मसला होगा राज्यपाल डिस्कस करेंगे निर्वाचन आयोग से, यहाँ पे इनसे, निर्वाचन आयोग से, स्टेट के। ठीक है, और यहाँ पर जब वो डिस्कस करेंगे उसके बाद वो इसका निर्णय लेंगे। ठीक है, और ये है आपका आर्टिकल 192। ठीक है, इस आर्टिकल को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अगली बात है कि जब भी कोई भी विधेयक विधानसभा में आता है तो वहाँ पे राज्यपाल के साइन होने के लिए जाता है। ठीक है, और राज्यपाल के साइन होने के कारण वो फिर अधिनियम बन जाता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे देखिए ये जो विधेयक होता है यहाँ पे राज्यपाल को पावर है कि वो राष्ट्रपति के लिए इन्हें आरक्षित कर सकता है। वो इसे रोक सकता है इस बात पे कि मुझे सलाह लेनी है राष्ट्रपति की, या राष्ट्रपति को इस पे इंटरफेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के लिए जो आरक्षित विषय हैं या आरक्षित विधेयक हैं
स्टेट के जो राज्यपाल ने भेजे हैं वो किस किस मुद्दे पे हो सकते हैं। पहला, कि राज्य सरकार कोई ऐसा विधेयक पारित करना चाहती हो जिससे हाई कोर्ट की जो सिचुएशन है या हाई कोर्ट की शक्तियां हैं वो कम ज़्यादा हो रही हों। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर राज्य सरकार कोई ऐसा विधेयक पास कराना चाह रही हो जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो, तो उसे भी यहाँ पे राज्यपाल साइन नहीं करेगा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेंगे। राज्य के ऐसे विधेयक हों जो नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध हों। ठीक है, स्टेट बचना चाह रही हो नीति निदेशक तत्वों के लिए, तो नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध हो तो भी राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे आरक्षित हो जाएगा विषय। कोई राष्ट्रीय महत्व का हो, ऐसा कोई कानून हो जिससे पूरे राष्ट्रीय पे प्रभाव पड़ने वाला हो तो भी आरक्षित हो जाएगा। और आर्टिकल 21 से संबंधित अगर संपत्ति के अधिग्रहण पर कोई कानून बनाने जा रहे हो जिसमें आर्टिकल 21 भी इन्वॉल्व हो तो भी वो राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे आरक्षित हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है मेंस में, तो 5 नंबर का अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगली बात है यहाँ पे कि विधायी शक्तियों में मनोनयन का अधिकार है, जिसमें अभी हमने कहा कि विधान परिषद होती तो 1/6 सदस्यों को नियुक्त कर देते। इसी तरह से यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन को ये नियुक्त कर सकते हैं अगर आवश्यकता समझते हैं। अगर वो देख रहे हैं कि राजस्थान में इस तरह के वर्ग हैं और उनको यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो आर्टिकल 333 के तहत ये एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनको लग रहा है ज़रूरत है, रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर इसके बाद अगली विधायी शक्ति है आर्टिकल 213 में, और यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। तो इसको RAS मेंस में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा आगे करवाऊंगा तुलना करके राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों में, ताकि आपको चीज़ें वहाँ पे एक साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बाद में करेंगे। चलिए, तब तक आगे बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। देखिए, न्यायिक शक्तियों में मैंने बताया कि यहाँ पर इनकी जो शक्तियाँ हैं कि ये न्यायालय के किन किन अधिकारों को प्रयोग में कर सकते हैं या कौन कौन सी नियुक्तियाँ कर सकते हैं, वो सारी न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि राजस्थान स्टेट की किसी कानून के तहत किसी व्यक्ति को दंड मिल गया, तो उस व्यक्ति को जो दंड मिला है तो उस व्यक्ति के दंड को कम करने की शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द हैं उनको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी शब्दों को देखिए। यहाँ पे उस व्यक्ति को अगर राज्य के कानून के तहत दंड मिला है तो उसे क्षमा करने की शक्ति, उसका प्रविलंबन करने की शक्ति, उसको थोड़ी देर बीच में रोक देने की विराम की शक्ति, ठीक है, परिहार की शक्ति, लघुकरण की शक्ति, ये सारी शक्तियों को हम आगे डिटेल में करेंगे क्या क्या होती हैं। ये सारी शक्तियाँ प्राप्त है यहाँ पर राज्यपाल को, पर कंडीशन ध्यान रखिएगा कि ये दंड राज्य के कानून के हिसाब से मिले होने चाहिए। ठीक है, सेंट्रल कानून में कोई दंड मिला है तो यहाँ पे राज्यपाल कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आर्टिकल है 161। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात कि यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से विचार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कहा जा सकता है कि आर्टिकल 217 है जो ये शक्ति देता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी कि होगी राष्ट्रपति के द्वारा, पर परामर्श लिया जा सकता है इनसे। ठीक है, आर्टिकल 217 में। दूसरी बात, यहाँ पर
217 को पहले लिख लेते हैं। प्रेसिडेंट गवर्नर से हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सलाह कर सकता है। ठीक है, अगली बात आर्टिकल 233 भी है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर खुद गवर्नर अब हाई कोर्ट के साथ विचार कर सकते हैं। किस पे विचार कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन से न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, स्थानांतरण होगा या प्रमोशन होगा। आर्टिकल 233, ये दोनों चीज़ों को पहले समझिएगा। हाई कोर्ट में अगर जज की नियुक्ति हो रही हो तो प्रेसिडेंट इनसे चर्चा कर सकता है, और जब डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति हो रही हो तो ये खुद हाई कोर्ट के जज से यहाँ पर चीफ जस्टिस से चर्चा करते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं ये। चलिए, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये आपके हैं न्यायिक शक्तियों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, चलिए लास्ट बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ, कि यहाँ पे कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखिए, वित्तीय शक्तियों के आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें पहला आर्टिकल है कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, तो ये इकोनॉमिक सर्वे राज्यपाल ही रखवाते हैं विधानसभा में, ताकि राज्य की जो वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन है वो सब लोगों के सामने आए। आर्टिकल 202 इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड वैसे भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, जितने भी धन विधेयक पारित किए जाएंगे, अभी धन विधेयक वित्त विधेयक के बारे में हम पढ़ेंगे कौन से होते हैं, तो वो सभी धन विधेयक यहाँ पर इनकी पहले अनुमति ली जाएगी और उसके बाद सदन में यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, पहले अनुमति ली जाएगी। सामान्य विधेयक में क्या होता है, विधेयक पास हो जाता है फिर साइन के लिए जाता है। धन विधेयक में क्या होगा, पहले ही अनुमति लेके फिर प्रस्ताव रखा जाएगा धन विधेयक का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की इन्होंने नियुक्ति की थी, तो वहाँ पर राज्य वित्त आयोग अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट के लिए, राज्य वित्त आयोग देखिए बना क्यों है, क्योंकि जो हमारी पंचायत स्तर और ये ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन है, इनके लिए कोई प्रावधान किया गया है, तो उस प्रावधान को राज्य विधानसभा के सामने रखवाना है, और वो ड्यूटी भी है यहाँ पे राज्यपाल की। तो गवर्नर यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं किससे संबंधित, आपके ग्रामीण स्वशासन से संबंधित या नगरीय स्वशासन से संबंधित, तो उन्हें विधानसभा में प्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, तो ये हैं 4 तरह की शक्तियाँ और ये हैं आर्टिकल। वापस 1 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। कार्यकारी शक्तियों में नियुक्ति है 164 में सीएम और मंत्रियों की, 65 में महाधिवक्ताओं की, 167 में जानेंगे कि वही नियुक्ति की है जो प्रशासनिक काम चल रहे हैं, आपके विधायिक काम चल रहे हैं, उनकी सूचना मुझे दो, तो सीएम देंगे वो सूचना जानकारी इनको। 356 में कह रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं कि संविधान तंत्र की सफलता के कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। 243 कह रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग की ये नियुक्ति करेंगे। विधायी शक्तियों में 1/6 सदस्यों की ये नियुक्ति करेंगे अगर विधान परिषद है, साथ में एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करेंगे अगर ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी सत्र का स्टार्ट एंड या विघटित करना है उसको, तो 174 में इनको शक्तियाँ प्राप्त है। यहाँ पे हर सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक वर्ष में संबोधन करेंगे। 176 में एमएलए की अयोग्यता से अगर संबंधित कोई प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग से ये डिस्कस करेंगे। 192 में कौन कौन से ये सब्जेक्ट हैं जो प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित रख सकते हैं अगर इनके पास साइन होने के लिए जाता है। हाई कोर्ट की पावर में या तो कमी हो रही हो, ठीक है, संविधान के उपबंधों से छेड़छाड़ हो रही हो, नीति निर्देशक तत्वों से छेड़छाड़, राष्ट्रीय महत्व का विषय हो, या संपत्ति के अधिकार को लेकर आर्टिकल 21 में कोई टकराव देखने को इनको मिलता हो। ठीक है, और 213 में इनके अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। न्यायिक शक्तियों में राज्य के नियम के द्वारा अगर किसी को दंड मिला है तो ये उसमें छूट दे सकते हैं। आर्टिकल 161 247 के अंदर यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति
जब होगी तब प्रेसिडेंट इनसे सलाह करेंगे, और 233 में है कि जब डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति प्रमोशन होगा तब ये हाई कोर्ट के जज को सलाह करेंगे। और वित्तीय अधिकार में 202 में इकोनॉमिक सर्वे धन विधेयक पहले प्रस्तुत करने से पूर्व उनकी सहमति ली जाएगी। और अगली बात कि राज्य वित्त आयोग के जो भी प्रावधान हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में, उसे ये विधानसभा में रखवाएंगे। ठीक है, तो ये है राज्यपाल की यहाँ पर 4 प्रकार की शक्तियाँ। ठीक है, इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात यहाँ करते हैं हम कि राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये विशेषाधिकार कौन कौन से हैं? चलिए तो देखिए, आर्टिकल 361 राज्यपाल के विशेषाधिकारों के बारे में है। पहली बात कि जब तक ये अपने पद पे हैं, ठीक है, और पद के शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्य पालन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मतलब अपने पद पे रहते हुए ये, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पर न्यायालय में, कोर्ट में, क्योंकि आधे क्या मतलब मोस्टली काम तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे नहीं ठहराया जाता। दूसरी बात कि ये जब अपने कार्यकाल पे हैं, 5 वर्ष की अवधि में ये हैं, और इनकी इसी अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। ठीक है, 1 से 5 वर्ष तक की अवधि में कोर्ट के अंदर आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जब आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे कोर्ट इनके गिरफ्तारी से संबंधित कोई भी आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, अगली बात ये है कि परंतु कोई सिविल मामला हो, आपराधिक मामला नहीं हो, ठीक है, कोई सिविल केस हो, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो सिविल केस होगा वो तभी होगा जब ये व्यक्तिगत रूप से काम करेंगे, क्योंकि इनके जो पद के कार्य हैं उनको तो कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल हम ठहरा ही नहीं रहे। तो कोई सिविल केस लगा भी है तो वो इसलिए लगा है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कोई काम किया होगा। पर यहाँ पर अगर सिविल कार्रवाई भी इन पे की जानी है तो 2 महीने पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिविल मामले में तुरंत आप राज्य भवन में जाकर इनको फोर्स कर सकते हो किसी कार्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही हैं ये राज्यपाल की विशेषाधिकार आर्टिकल 361 में। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा होती है, और शक्तियों के बारे में चर्चा होती है तो 2 तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, एक तो देखिए इनकी जो वीटो शक्ति होती है उससे सवाल आता है, और दूसरे सवाल आता है कि इनकी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उनसे आता है। एक आती है इनकी जो क्षमादान की शक्तियां हैं उनके बारे में सवाल आता है। तो यहाँ पे हम इनका कंपैरेटिव अध्ययन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इनकी अध्यादेश जारी करने की शक्तियों की तुलना कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे कैसे। तो एक तरफ है प्रेसिडेंट, एक तरफ है गवर्नर। चलिए देखिए अध्यादेश पहले तो होता क्या है, अध्यादेश को समझिए। अध्यादेश का मतलब है कि यहाँ पर अगर किसी कानून की ज़रूरत पड़ रही है और ना तो विधानसभा अस्तित्व में है राज्य में और ना वहाँ पे लोकसभा फिलहाल चल रही है, तो इस समय देश को कानून की ज़रूरत है, तो देश को कानून कैसे दिया जाए। तो यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने एक तरीका रखा कि यहाँ पर जो राज्य प्रमुख हैं, जैसे उधर सेंटर में प्रेसिडेंट हैं, यहाँ गवर्नर हैं, तो इनके द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिससे देश की जो तत्कालिक आवश्यकता है, ठीक है, जो इमरजेंसी नीड है उस कानून की, वो पूरी की जा सके। और बाद में जैसे ही
सत्र शुरू होगा विधानसभा लोकसभा इनका, तो एक टाइम पीरियड देंगे 6 सप्ताह का, उसमें वो पास कर दें या उसको फिर रिवॉक कर दें। तो ये होता है अध्यादेश का महत्व। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये है, इनकी तुलना जब हम करते हैं तो तुलना में हम इसी तरह की बात लिखेंगे यहाँ पे कि जब कोई भी सदन नहीं चल रहा हो। ठीक है, अब सेंटर की जब हम बात करेंगे तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे संसद का कोई भी सदन, ठीक है, 2 सदन है, या तो दोनों सदन ना हो या कोई एक सदन भी ना हो, क्योंकि संसद में तो दोनों के पास जाएगा विधेयक तभी कानून बनेगा। ठीक है, स्टेट में ऐसे बात नहीं है, क्योंकि स्टेट में तो एक ही है हमारी विधानसभा, तो केवल यहाँ पे विधानसभा ना हो तभी ये पावर आ जाएगी अध्यादेश जारी करने की, और यहाँ पर कोई एक भी ना हो या दोनों ना हो तब ये पावर मिलेगी अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, स्थितियाँ होनी बहुत ज़रूरी है कि देश को ऐसे कानून की ज़रूरत है। ठीक है, ये इनके स्वयं विवेक पे डिपेंड करता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को तभी जारी करेगा जब वो देखेगा कि तुरंत कानून चाहिए और कोई भी सदन चल नहीं रहा है। ये यहाँ पर ये दोनों सेम है। तीसरी कंडीशन, जब अध्यादेश जारी हो जाएगा तो वो उसी तरह की शक्ति रखेगा जैसे कोई अधिनियम बन गया हो, उसकी शक्ति अधिनियम के बराबर रहेगी। अधिनियम बराबर अध्यादेश जब तक है। ठीक है, सेम इन स्टेट, कोई भी वहाँ पे फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, अध्यादेश जारी कर दिया और राष्ट्रपति को लगा कि अब ज़रूरत नहीं है, तो इसे किसी भी समय पे वापस लिया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे सेम राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें अगली बात ये ध्यान रखनी है कि जब अध्यादेश निर्माण की शक्ति की हम बात करते हैं तो ये जो शक्ति है ये स्वैच्छिक नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि सदन नहीं चल रहा और राष्ट्रपति ने खुद ने डिसीजन ले लिया, क्योंकि लास्ट में ये काम तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करते हैं, तो ये स्थिति इनकी स्वैच्छिक नहीं होती है। ये काम तो एक्चुअल में मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली बात, टाइम पीरियड की। मान लीजिए कि सदन नहीं चल रहा था और इन्होंने जारी कर दिया अध्यादेश, तो ये अब जारी कब तक रहेगा? ये जारी रहेगा कि मान लीजिए कि अध्यादेश जारी हुआ, उसके बाद लोकसभा की बैठक हो गई, राज्यसभा की सत्र शुरू हो गए, और जिस तारीख से शुरू हुए उस तारीख से लेकर 6 सप्ताह मिलेंगे। वैलिडिटी है ये 6 सप्ताह की। इसके बीच में ये रिवोक कर दें तो कर दें, इस पर कानून बना दे तो बना दें, ये इनकी शक्ति है, पर इसकी वैलिडिटी फिर 6 सप्ताह तक ही रह जाएगी। यहाँ भी ये सेम चलेगा। ठीक है, 6 सप्ताह की वैलिडिटी रहेगी जब विधानसभा का सत्र बैठ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है कि जब ये अध्यादेश जारी करते हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे जारी करते हैं, पर निर्देश की किसी की आवश्यकता नहीं होती है प्रेसिडेंट को। पर यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि ये प्रेसिडेंट के लिए कुछ मुद्दों को स्वीकृत या उनके लिए रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं यहाँ पे संविधान के द्वारा राज्यपाल पे ये प्रतिबंध है, ये मान लीजिए कि वो कुछ मुद्दों पर अध्यादेश जारी ही नहीं कर सकते। ठीक है, कौन से ऐसे मामले हैं? ऐसे मामले हैं कि जिनमें ऐसे कानून की बात हो जिसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, वो जो हमने पहले पढ़ लिया, जहां राष्ट्रपति की ज़रूरी है कि पहले वो सहमति दे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं 5 केसेस, तो वहाँ पे ये अध्यादेश जारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि अध्यादेश जारी करने का मतलब हो गया कि मंत्रिपरिषद ने सलाह दी और उन्होंने जारी कर दिया, तो वो पहला केस हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया कि यहाँ पर गवर्नर को लग रहा है कि ये भी राष्ट्रपति के पहले विचार में रखा जाना चाहिए। ठीक है, इन 5 बातों से अलग भी, तो भी ये यहाँ पे अध्यादेश जारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं कुछ जहाँ पर ये अध्यादेश को जारी नहीं कर पाएंगे। बस कंसेप्ट इतना ही है कि इन्हें लग रहा है कि प्रेसिडेंट की सलाह लेनी पहले ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है अध्यादेश संबंधी इनकी शक्तियों की तुलना।
तो चलिए फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम कल इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।